स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान की एक ऐसी सीट जहां पर दूसरे चरण में लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होना है, लेकिन यह सीट देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। एक निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों परेशान तो नजर आ रही हैं, लेकिन खुलकर कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है और वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन किस पर कौन भारी है, कैसी हवा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर सीट की। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मनीष रामदेव जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे सहयोगी हैं। मनीष, आपसे शुरुआत कर रहा हूं इस सवाल के साथ कि किस तरह का रण नजर आ रहा है बाड़मेर जैसलमेर में। जी बिल्कुल, स्वप्निल सरहदी जिला है और यहाँ की अपनी अलग तरह की परिस्थितियां होती है, अलग तरह की सिचुएशन होती है और हमेशा जो है वो इस सीट का पिछले 3 लोकसभा चुनाव से ये गणित रहा है कि तीनों ही बार जो है वो कहीं न कहीं भाजपा के लिए ये सीट जो है वो मुश्किल भरा सफर रहा है। इस बार क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर भाजपा ने भरोसा जताया है, वही कांग्रेस ने आरएलपी से कांग्रेस में आए उम्मीदवार राम बेनीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एसयू के विधायक ने जो है वो लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक कर पूरे ही समीकरण को बदल दिया है, पूरे ही सिनेरियो को बदल दिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब जो है वो तो बिल्कुल कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है इस सीट पर। जिस तरह से प्रचार आगे बढ़ रहा है, कौन से मुद्दे धीरे धीरे लोगों के बीच में जगह बना रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि पर्यटन नगरी है जैसलमेर और बाड़मेर जो है वो रिफाइनरी का एरिया है, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दों पर जो है वो लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि सांसद का काम क्या रहता है, कितना रहता है, वो अलग विषय है, लेकिन तमाम लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि सांसद रहते हुए कैलाश चौधरी जो है वो उनकी उम्मीदों पर खड़े कहीं कहीं नहीं उतर पाए। इस वजह से जो लोग हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार इस बात को जो है वो भुनाने का प्रयास कर रही है और निर्दलीय भी जो है वो जहां प्रचार के लिए जाते हैं वहां यही विषय रखते हैं कि आपके सांसद आपकी जीत में नहीं थे, आपके सांसद आपके लिए कुछ खास कर नहीं पाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सरहदी जिले जैसलमेर के लिए केंद्र सरकार ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ चीजें जो है वो पाइपलाइन में भी है। तो ऐसे में कमोबेश स्थितियां जो है वो खींचतान की है। हर एक रस्सा कच्ची का खेल जो है वो लगा हुआ है स्वप्निल, और हर प्रत्याशी अपनी ओर उस रस्सी को खींचने में लगा हुआ है। जी, अब एक बहुत अहम सवाल है मनीष, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहले फेज का मतदान हुआ और जिस तरह का वोटिंग प्रतिशत रहा, आम लोगों में उस वोटिंग प्रतिशत को लेकर किस तरह की बातचीत हो रही है? सियासी खेमों में उस वोटिंग परसेंटेज को लेकर किस तरह की बातचीत हो रही है? निर्दलीय खेमे में उस वोटिंग परसेंटेज को लेकर किस तरह की बातचीत हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह से अभी जितना राजस्थान में जितनी जगहों पर चुनाव हुए हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम होना कहीं कहीं चिंता का विषय है और निश्चित रूप से इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम होना भाजपा के लिए नुकसान का सौदा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लगता है कि 2014 में जो जादू था वो जादू जो है वो कहीं कहीं कम हुआ है। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज भले ही कम हुआ है, लेकिन भाजपा ये मानती है कि जिन सीटों पर चुनाव हो चुके हैं वहां पर उनकी जीत जो है वो निश्चित है। लेकिन जीत का आंकड़ा जो 3 लाख 4 लाख का था वो आंकड़ा समेट के छोटा हो जाएगा। तो भाजपा अपने पक्ष में बात करती है। वही कांग्रेस का ये कहना है कि इसका सीधा फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलने वाला है और वोट कम बढ़े, इसका मतलब लोगों का सरकार पर विश्वास उठा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो मोरल पर असर पड़ा है। लेकिन मैं इस बीच अब मेरे साथ गजेंद्र सिंह सोढ़ा जी भी जुड़ चुके हैं। देखिए, जो निर्दलीय प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी, उनके साथ जो काफिला है, उनके साथ जो कारवा है, उन्हीं में से एक भाटी समर्थक हैं गजेंद्र सिंह सोढ़ा। गजेंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। आपसे सवाल पूछूं उससे पहले बस मैं एक इतनी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, पहला फेज का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है बाड़मेर जैसलमेर से, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उस परसेंटेज की तरफ ध्यान न दें, बल्कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं, बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर जाएं और मतदान जरूर करें। जितनी सुपर हॉट ये सीट है उतना ही सुपर हॉट वो आंकड़ा होना चाहिए जो यहाँ के मतदान प्रतिशत को बताए। मैं गजेंद्र भाई आपसे एक सवाल ये लेना चाहता हूं,
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रविंद्र सिंह भाटी का प्रचार अभियान चल रहा था, लेकिन एकाएक एक फोटो आता है और माहौल गड़बड़ा जाता है। क्या है उस फोटो के पीछे की कहानी और क्या रिएक्शन है उसका खुद रविंद्र सिंह भाटी का और उनके समर्थकों का? साहब, ये फोटो बेसिकली आप किस फोटो के बारे में जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि फोटो अनेक है और काफी पब्लिक जुड़ी भी है। नहीं, वो विदेश वाला फोटो, वो विदेश वाला फोटो। मुझे नाम बता पाएंगे किसका फोटो आप बात? मैं उस विदेश वाले फोटो की बात कर रहा हूं जिसे लेकर एक धड़ा देशद्रोही तक होने की बात कह रहा है। मैं साहब पार्टी का या किसी की बात नहीं करके अगर ये कहूं कि मोदी जी का भी फोटो किसी और के साथ है या कांग्रेस के कई नेताओं का किसी के साथ है, किसी पर्टिकुलर समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो देशद्रोही तो नहीं है। और जिस प्रकार भाटी वंश हमारे जैसलमेर और राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो परमवीर और महावीर चक्र यहाँ पे भाटी राजपूतों को मिले हैं। वो खुद भी देशद्रोही हैं। इस जगह पे अगर आप जिस जगह पे हैं, इस जैसलमेर में बेसिकली आधे से ज्यादा जितने राजपूत हैं वो मोस्टली आर्मी में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स भी लोगों को मिले हुए हैं। क्या वो देशद्रोही हैं? तो गगन भाई, आपको लगता है कि बैकड्रॉप में सियासत गंदा खेल खेल गई? क्या आपको लगता है कि कोई साजिश हुई है? साजिशें, ये अफवाहें चलती रहती है और विशेषकर से हम अफवाहों पे ध्यान नहीं देकर हम कार्य पे और करने का विचार करते हैं। लोगों फील्ड में रहकर लोगों के बारे में और लोगों की परेशानियां जानने की इच्छुक ज्यादा रखते हैं। अफवाहें चलती रहेगी और उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, एक बहुत बड़ा धड़ा है देश भर में, प्रदेश भर में, जो इस तरह से देखता है कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस पर तो निशाना साधने से नहीं चूकते, लेकिन बीजेपी पर वो काफी सॉफ्ट रहते हैं। वो धड़ा रविंद्र सिंह भाटी के फ्यूचर प्लानिंग से भी इसे जोड़कर देखता है। क्या ऐसा है? जबकि मुकाबले में उतरे तो फिर तो सबसे ही लड़ना है। बिल्कुल सर, ये जनता है और जनता के बीच के संदेश की वजह से ही जनता को से पूछ के ही रविंद्र सिंह इस लोकसभा तो ये लड़ाई आपकी किसके खिलाफ है? ये लड़ाई रविंद्र सिंह भाटी की किसके खिलाफ है? ये लड़ाई हमारी जातिवाद के खिलाफ है साहब। बीजेपी के भी तो खिलाफ है ना? नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है साहब। तो बीजेपी के अगेंस्ट तो वो लड़ ही रहे हैं। बीजेपी के मुद्दों के खिलाफ है। मुद्दे चाहिए या लोगों के पास मुद्दे नहीं है। एमपी साहब पिछली बार जो हमारे नहीं, जैसे कांग्रेस का विरोध आप जातिवाद के खिलाफ कर रहे हैं, है ना? आप कांग्रेस का विरोध जातिवाद के मुद्दे पर कर रहे हैं। विरोध जातिवाद के खिलाफ नहीं है। हाँ। ये टिकट एक्चुअली बहुत बीजेपी ने बहुत गलत दे दी। हाँ। हम बेसिकली जैसलमेर से मैं बिलोंग करता हूँ और जैसलमेर में अगर देखें तो कैलाश जी पिछले 10 सालों में कार्य के हिसाब से 2 बार ही नहीं आ पाए। 2 बार से ज्यादा नहीं आ पाए। ठीक है, कोई मिनिस्टर आया है, कोई लीडर आया है। हाँ, तो रविंद्र सिंह भाटी की ये जो लड़ाई है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कैलाश चौधरी के खिलाफ तो है। नहीं, कैलाश चौधरी जनताओं के मुद्दों के खिलाफ, मुद्दों पे लड़ाई है। अरे भाई, जब आप चुनाव में उतरे हैं तो आप कांग्रेस से भी तो टकरा रहे हैं और बीजेपी से भी तो टकरा रहे हैं। नहीं, हम टकरा किसी से नहीं रहे। हमारे मुद्दों पे लड़ाई है। ठीक है, और मुद्दों पे हम लड़ाई करेंगे साहब। मुद्दों पे हम इलेक्शन ठीक है। एक बार सारे गेस्ट को हम स्क्रीन पर ले लें। अब मेरे साथ बीजेपी के लीडर हैं नरेंद्र व्यास जी, वो भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। नरेंद्र जी, जो सवाल मैंने अभी गजेंद्र सिंह जी से पूछा, उसी का उल्टा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। बीजेपी भी रविंद्र सिंह भाटी पर कम हमलावर, बल्कि न के बराबर हमलावर नजर आ रही है। एक नपातुला रिएक्शन हाल ही में, एक फोटोग्राफ जो विदेशी पर्सन के साथ नजर आया था, उस पर भी एक नपातुला रिएक्शन ही दिया। लेकिन ऐसा ही कोई फोटो कांग्रेस की तरफ से आ जाए तो बीजेपी पीछे पड़ जाती है। वो रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ नहीं किया। तो ये बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आप लोग लोकसभा के रण में। देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा एजेंडा, हमारा लक्ष्य कोई चुनाव जीतना तक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल चुके हैं कि मैं ये जो तीसरा टर्म है चुनाव जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। उनका भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है, उससे वो अपने आंखों से साकार होता देखना चाहते हैं। जिस प्रकार श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने हाथ से की, धारा 370 उन्होंने अपने हाथों से हटाई। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना नरेंद्र जी। 3 तलाक, सर
ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। मेरा सवाल आपने सुना नरेंद्र भाई? मैं उस सवाल को क्लियर कर दूं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए बात ये है कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं, हम कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह को कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का टीम भी देखते हैं। अच्छा, वो यहाँ पर कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि चुनाव जीतने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। उनका सिर्फ उद्देश्य जो हमें दिख रहा है वो है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। नहीं, पर जिस कम्युनिटी का सबसे ज्यादा वोट वो लेकर आएंगे, वो कम्युनिटी तो आपकी कोर वोटर है। वो कांग्रेस या इंडिया नहीं, नरेंद्र जी, सबसे ज्यादा जिस कम्युनिटी का कोर वोट वो खींच सकते हैं, वो तो आपका वोट बैंक है। हमारे साथ में है, हमें वो कम्युनिटी आज भी हमारे साथ, वो कम्युनिटी आपसे नाराज है, खुलेंगे जब वो कम्युनिटी आपसे नाराज है और इसीलिए तो आपको मानवेंद्र सिंह जसोल को लाना पड़ा। नहीं, मानवेंद्र सिंह जी जसोल हमारे ही परिवार के सदस्य थे। हाँ। और देखिए मानवेंद्र सिंह जी जसोल के साथ में थोड़ा सा उनके एक अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, इसलिए वो लेट हुए, वरना रविंद्र सिंह की लॉन्चिंग से पहले मानवेंद्र सिंह जी हम ले आते। नहीं, वो हमारे ही परिवार के सदस्य ठीक है, लेकिन जो मेरा पहला सवाल था, हमारे ही परिवार के सदस्य। ठीक है, लेकिन मेरा जो पहला सवाल था, मैं वापस उसी सवाल पर आ रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई लीडर दिव्यांश के साथ खड़ा होता, ये वो व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर को लेकर अलगाववादी विचारधारा रखता है और जिसकी वाइफ पर आईएसआई के लिए काम करने का आरोप लगा है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अगर राहुल गांधी या किसी की तस्वीर आती तो बीजेपी जमीन आसमान एक कर देती। रविंद्र सिंह भाटी की तस्वीर आई है, बीजेपी जमीन आसमान एक नहीं कर रही है। क्या बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी से डर रही है, इसलिए नपे तुले तरीके से आगे बढ़ रही है? मैं आपको ग्राउंड की रियलिटी बता दूं, जब वो फोटो आया था, हम एक जब एक आदमी को पता चल गया है कि रविंद्र सिंह जी पार्टी का खुद का कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, नरेंद्र जी की ऑडियो में कोई समस्या? हाँ, नरेंद्र जी की ऑडियो में कोई समस्या आई है? नरेंद्र जी की ऑडियो में कोई समस्या आई है, उसे मेरे सहयोगी दूर करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस के नेता विकास व्यास जी भी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका भी स्वागत करता हूं मैं। विकास जी, होता क्या है कि डर एक ऐसी चीज होती है, अगर कभी लग जाए तो कहीं से हल्की सी भी दस्तक हो तो अंदर तक हिला देती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बता देता हूं। आपके दो बड़े कद्दावर चेहरे जो इलाके से आते हैं, वो एक वीडियो जारी करते हैं और वो बताते हैं कि अफवाह चल रही है, खबरें हैं कि जाट समाज की एक बैठक हुई और उसमें यह कहा गया कि बीजेपी का समर्थन करो और हमारा भी नाम जोड़ दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं। हम तो ये कहते हैं ये बैठक ही नहीं हुई। क्यों डरी हुई है कांग्रेस इलाके में? सर, कोई कांग्रेस डरी हुई नहीं है। कांग्रेस अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। कांग्रेस देश में जो बीजेपी कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, उसकी बात नहीं करती। कांग्रेस देश में रोटी कपड़ा मकान की बात करती है। नहीं, आप जाट समाज की बात कर रहे हैं बीजेपी। आप जाट समाज की बात कर रहे हैं। आप जब ये कह रहे हैं कि अफवाह फैली तो आप अफवाह से डर गए। जाट समाज नहीं, 36 कौम है जो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस कोई एक परिवार या एक व्यक्ति विशेष या एक जातवाद की पार्टी नहीं है। नहीं, तो क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? हिमाराम चौधरी को मालूम नहीं। हाँ। पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी हाँ। उमेदवार राम जी आरएलपी से थे और कैलाश चौधरी जी बीजेपी से थे। हाँ। उस समय भी कैलाश चौधरी जी तीसरे नंबर पर रहे थे। हाँ। तो वहां जाट बाहुल्य इलाका है, तो आप उसे देख सकते हो। अच्छा, मुझे ये बात नहीं जानकारी थी, ऐसा आप दावा कर रहे हैं, तो अब एक बात मैं आपको बताता हूं जिसमें मेरा दावा है। ये तो कंफर्म खबर है सर। नहीं विकास जी, लेकिन अब मेरा दावा है कि मैं एक जानकारी आपको देता हूं, हो सकता है आपको इसकी जानकारी ना हो। हनुमान बेनीवाल से पूछा गया कि जब नागौर में मतदान हो जाएगा तो उम्मीदवार राम बेनीवाल के प्रचार के लिए जाएंगे क्या? आपको पता है क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने? हनुमान बेनीवाल जी ने क्या कहा? 1-2 दिन में बाड़मेर आएंगे और वो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल नहीं, उन्होंने उस सवाल को टाल दिया। और ये वही हनुमान बेनीवाल है जिनके प्रचार के लिए जब अशोक गहलोत जाते हैं तो अशोक गहलोत के साथ वो मंच पर खड़े नहीं थे। इसको छोड़ के जा रहे हैं, कोई इसके साथ आने वाला नहीं है। नहीं, इनके खुद के नेता आपस में लड़ रहे हैं। नहीं नरेंद्र भाई, आपके भी नेता लड़ रहे हैं। नरेंद्र भाई, आपके भी नेता लड़ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कुर्सियां उछालने का वीडियो इसी इलाके से आया है ना? वर्तमान सांसद है हरियाणा से, जो वर्तमान सांसद है वह कांग्रेस में बीजेपी छोड़कर आए हैं। ठीक है विकास जी, 2 सेकंड। नरेंद्र भाई कह रहे हैं नहीं, नरेंद्र भाई ऐसा नहीं बोलेंगे। नरेंद्र भाई, आपका टर्न नहीं है, पहली बात। नरेंद्र भाई, आपका टर्न नहीं है, आपका टर्न नहीं है नरेंद्र भाई। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस में नेता लड़ रहे हैं तो वो एक मीटिंग में कुर्सियां उछालने का वीडियो आप ही के क्षेत्र से आया है ना?
जो वायरल हो रहा है? देखिए भाई साहब, वो कुर्सियों के ये देखिए, इनके पास में कांग्रेस की पूरी आइडेंटिटी लड़ कौन रहा है? एकजुट है, एकजुट थी, एकजुट रहेगी। नहीं नरेंद्र भाई, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लड़ कौन रहा है? यहाँ बीजेपी वालों धर्म के को नाम मालूम ठीक है, काम ये कांग्रेस पार्टी ठीक है, करती है, इसीलिए ठीक है, ठीक है। जनता मनीष रामदेव, मनीष रामदेव, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनीष रामदेव, मेरा एक सवाल है, 2 मिनट, अब 2 सेकंड। मनीष रामदेव, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और मनीष रामदेव, मेरा सवाल यह है कि ये जो जाट समाज की बैठक इतनी चर्चाएं बटोर रही है, ये जो जाट समाज की बैठक जो इतनी सुर्खियों में है, वो कहां हुई? वो बैठक किसने ली? उसका एजेंडा क्या था? सामूहिक ऐसी कभी भी मनीष रामदेव बताएंगे ना? मनीष, क्लैरिटी लाएं थोड़ा सा। अच्छा, मनीष रामदेव तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन ठीक है, मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ बने ही हुए हैं। नहीं दादा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि एक दूसरे पर आप लोग साजिशों के आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप लोग एक दूसरे पर साजिशों के आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग डरे हुए क्यों हैं। गजेंद्र सिंह सोढ़ा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गजेंद्र सिंह जी, मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि इसी जनता ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी, आप विधानसभा के लिए खड़े हो, हम आपको विधायक देखना चाहते हैं। रविंद्र सिंह भाटी खड़े हो गए। फिर इसी जनता ने कहा कि अब आप लोकसभा के लिए खड़े हो जाओ, और अगर वो सांसद बन जाते हैं तो या तो विधायक ही छोड़ेंगे या सांसद ही छोड़ेंगे। फिर उस क्षेत्र का क्या? वो जनता 36 कौम ने मिलकर रविंद्र सिंह को खड़ा किया है, और वो 36 कौम पे ही उन सबके साथ नहीं, अगर वो जीत जाएंगे तो सांसदी की राह पर रहेंगे या विधायकी की राह पर चलेंगे? कोई एक जगह तो छोड़ेंगे ना। वो सांसद या विधायकी की राह पे रहेंगे, वो 36 कौम का फैसला होगा, उनके साथ बैठ के लिया जाएगा। ये अभी तय नहीं है, ये तय नहीं तो बिना किसी लक्ष्य के बस लड़े जा रहे हैं। कोई कह रहा है लड़ लो तो लड़ लो। नहीं, लक्ष्य तो हमारे मुद्दों का है सर। हाँ। मुद्दे यहाँ पे अनेक हैं, जिसमें पिछले 10 साल में भी कुछ हुआ नहीं। मेरा गांव डीएमपी से बिलोंग करता है, आज वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से हम बिल्कुल वंचित हैं। रोड नहीं बन पा रही है, बिजली नहीं, हम कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें लोग पानी पीने की बहुत ज्यादा तकलीफों में है। आज भी तो आप ये बात समझते हैं ना? 10 किलोमीटर 2 सेकंड, आप ये बात समझते हैं ना कि जितने भी काम आपने बताए वो प्रदेश स्तर पर सॉल्व होंगे, तो उसके लिए तो विधायक ही जरूरी है। नहीं साहब, वो सेंटर डीएमपी सेंटर मुद्दा है, और वो सेंटर का है साहब। अच्छा, तो ऐसे मुद्दे अनेक हैं। ट्रेन, जैसे अब हमारे यहाँ से जैसलमेर से ट्रेनें चली गई, एक भी ट्रेनें, कुछ गिनती की कुछ ट्रेनें रह गई है। टूरिज्म से जुड़ा हुआ, उसके उपरांत भी आज पूरी की पूरी ट्रेनें शिफ्ट हो गई। फ्लाइटें जो 3 महीने फ्लाइट चलती है, और 3 महीने के बाद में फ्लाइटें बंद हो जाती है। फ्लाइट वाले अपना पैसा कमा कर चले जाते हैं। यहाँ लोगों को टूरिज्म से वंचित है। कितना बड़ा रेवेन्यू है जैसलमेर के लोग, जैसलमेर की जनता टूरिज्म से जुड़ी हुई है। कई मुद्दे हैं, 300 मीटर के मुद्दे हैं। 300 मीटर में नहीं तो आप निर्माण कर सकते हैं, नहीं आपको पट्टा मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, सो कॉमर्शियल कन्वर्जन नहीं होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है, और उसमें कनेक्शन भी नहीं होगा पानी का, तो क्या होगा? ठीक है, किसानों की हालात वहाँ पे क्या है? सब जहाँ गाँवों में जहाँ डीएमपी है वहाँ ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं के बावजूद। सिंह जी, हर हाँ ठीक है, गजेंद्र भाई आपकी बात आ गई। बाड़मेर जैसलमेर की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के बावजूद भी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल प्रचार के दौरान बीजेपी को करना पड़ा। क्या कारण है? नरेंद्र व्यास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अव्वल तो ये कि भाई आप पर कांग्रेस का आरोप है, हरीश चौधरी कह रहे हैं, हेमाराम चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप लोग साजिशें रच रहे हैं, आप लोग झूठ फैला रहे हैं, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। एक तो ये हो गया सवाल नंबर 1, और सवाल नंबर 2, पाकिस्तान जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी कैलाश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर में? देखिए, हम लोग सरहद के लोग हैं। हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ये बिल्कुल, आप सरहद की बात कर रहे हैं। सरहद की बात वहाँ देश की सबसे बड़ी लोकसभा में, सबसे बड़ी सभा में सरहद की बात मुद्दों पे रखी नहीं। 2 मिनट 7 से नहीं हो रहा है। ठीक है, नवीन जी जवाब दें। जी, मेरा ऐसा कहना है, देखिए झूठ कौन बोलता है ये पूरा देश जानता है। ये पिछले 10 सालों से 2013-14 के बाद में जनता ने बता दिया कि जो झूठ बोलने वाले हैं वो सारे इकट्ठे होकर मिलकर के भी नहीं, पर वादे तो आपके भी बहुत से बचे हैं, वादे तो आपके भी बहुत से बचे हैं।
नहीं, हमारे वादे ऐसे कोई भी नहीं है जिसमें हमने कार्य नहीं किया हो। नहीं, गंगा साफ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इकोनॉमी हो, गंगा साफ हो गई, चाहे सुरक्षा हो, चाहे महिलाएं हो, गंगा साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, भारत ने आप गंगा साफ हो गई क्या? आप भी इस बात को स्वीकार करते हो? नरेंद्र जी, आप भी स्वीकार करते हो? गंगा साफ हो गई क्या? एनआरसी आ गया क्या? आपका एजेंडा यूसीसी हो गया क्या? ये तो 2019 के वादे हैं जो आपने 2024 में दोबारा डाल दिए हैं। सर देखिए, भारत जो है आज 150 करोड़ का देश है, वहाँ पे कोई भी चीज लागू करने के लिए तभी तो हम सब आज मैं आपको बताऊं कि जो हमारे काम शुरू हो गए हैं ठीक है, उनको पूरा करने के लिए ठीक है, मोदी जी को ये वाला वोट दीजिए। ठीक है, नहीं आपका विजन 2047 तक जा रहा है तो क्या गंगा 2047 तक साफ होगी? ठीक है, शुरू नहीं हुए, ठीक है, नहीं विकास जी, विकास जी, विकास जी, विकास जी, नहीं हुई है, नहीं विकास जी, अगर इन्होंने काम किया होता, डरना नहीं है सर, प्लीज रामलला उसमें विराज 2 सेकंड, अरे नहीं, 2 मिनट, मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि देखिए पूरे देश में इस बात की खुशी है कि राम मंदिर बना और अब हम रामलला के दर्शन गर्भगृह में जाकर कर पाएंगे, उनकी जन्मस्थली में, उनकी जन्म स्थान पर जाकर कर पाएंगे। लेकिन वोटर्स इस इशू पे निकला ही नहीं। पहले फेज के मतदान का प्रतिशत आप सभी के सामने है, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है वोटर्स में आप ही लोगों की सियासत देखकर। ये बहुत सिंपल सा इसका एनालिसिस है। लेकिन विकास व्यास जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही होती तो वोटिंग प्रतिशत इतना गंदा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि उनको कांग्रेस में भी तारनहार नजर नहीं आ रहा। आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को विकास व्यास? और फिर वही वोट देने जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो वोटिंग परसेंट बढ़ेगा कैसे? विकास जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता को तो लोग सर इनकी स्थिति ये हो चुकी है, कैलाश जी को टिकट मिलने से 2 दिन पहले कैलाश जी को जनता के आगे रोना पड़ा कि मेरी सजा मोदी जी को मत देना। एक प्रत्याशी का इस तरह रोना कहां तक उचित है? ठीक है, तो जनता इनको जवाब दे चुकी है और आने वाली मनीष, मेरी आवाज मिल रही है? इनको जवाब देगी। मनीष, मैं एक तो चाहता हूं आप इस डिबेट को वाइंड अप करें, रैप अप दें, लेकिन आप मुझे ये भी बताएं कि वो जाट समाज की बैठक हुई कहां, किसने ली, क्या है उसकी सच्चाई? अगर आम पब्लिक के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है कि मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत। ठीक है विकास जी, रुक जाइए, किस रूप में जवाब देने वाले? हाँ विकास जी रुक जाइए। हाँ मनीष, चुनाव की दिशा बदलने की जरूरत रखता है और ऐसे में कैलाश चौधरी जाट समुदाय से आते हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल भी जाट समुदाय से आते हैं। तो चुनाव के दौरान अब तक ये माना जा रहा था कि जाट समुदाय जो है वो बचा हुआ है और जो खेमों में है इसका नुकसान जो है वो दोनों ही प्रत्याशियों को होगा और इसका सीधा मतलब ये है कि इसका फायदा रविंद्र सिंह वाडी को मिलने वाला है, क्योंकि अब जो है वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाले हैं वैसे वैसे जाट समुदाय को साधने का प्रयास जो है वो दोनों ही टीमों द्वारा कांग्रेस और बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि स्वप्निल, यहाँ के जाट समुदाय की एक टेंडेंसी कही जा सकती है, ये कही जा सकती है कि जाट समुदाय हमेशा सत्ता के साथ रहा है। हालांकि अभी तक जाट समुदाय ने अपना कोई निर्णय ऑफिशियली नहीं लिया है। नहीं, लेकिन कोई बैठक हुई है क्या? वो जो इतनी ज्यादा चर्चाओं में आ रही है वो बैठक हुई भी है कि नहीं हुई है? बिल्कुल, उसके फोटोग्राफ जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि जो है वो अभी तक कोई भी नहीं कर रहा है कि ऐसी कोई बैठक हुई है। लेकिन तो फिर जाट समुदाय को लेकर जो है कहा खिंचान का जो खेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, वो ही तय करेगा कि ये चुनाव किस दिशा में जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।